ठीक है, तो अब जो है वो हमने अलग अलग यूनिट्स जो हैं उनके क्वेश्चन जो है वो लगा लिए, और क्वेश्चन जो है वो आपने किस किस के कर लिए हैं। पहले क्वेश्चन किसके करें, ईएमआई और एसी के, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के, एटम न्यूक्लियाई के, अब जो नंबर है वो किसका है, ईएम वेव्स का। इसके बाद करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ईएम वेव से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो आपके पास हो सकते हैं उनके बारे में एक बार ध्यान से समझेंगे। प्योरली याद करने वाली चीजें हैं ईएम वेव्स में कि कौन सा स्पेक्ट्रम किस फ्रीक्वेंसी से ऊपर है, किससे पीछे है, क्या किसका यूज है, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में एक बार ध्यान से समझते हैं। सुनेंगे ध्यान से, काम करना है क्या कुछ है। चलिए, ईएम वेव का पहला जो सवाल है सर वो आपको क्या दिखा रखा है, ये हमने मतलब कि कहां से, एटम न्यूक्लियाई के बाद ही सीक्वेंस जो वो शुरू करनी थी। नेम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ 10⁻⁻²। 10⁻⁻² जो वेवलेंथ है वो किसकी होगी। अच्छा, आपको जो है मतलब कि मैं एक बार थोड़ा सा सीक्वेंस को रिपीट भी कर देता हूं कि हम याद कैसे करते थे, गाड़ी, XUV, IM राइडर। ठीक है, तो इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है, गाड़ी, XUV, IM राइडर। तो जी का मतलब क्या है, गामा रेज होती हैं। ठीक है, एक्स रे है, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज है, विजिबल है, नेक्स्ट वन इज योर इंफ्रारेड, देन जो है वो क्या है, माइक्रोवेव है, उसके बाद क्या है, रेडियो वेव। फिर मैंने आपको क्या याद करवा रखा है कि रेडियो के जो सिग्नल्स हैं वो हमें मतलब कि चैनल्स के बारे में कुछ पता है, और रेडियो के जो सिग्नल्स हैं वो मेगा हर्ट्स में होते हैं। मेगा हर्ट्स का सिग्नल जो है ना वो हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, ये आंसर जो वो किस में है, मेगा हर्ट्स में है। और अगर मैं बात करता हूं तो अगला जो काम है वो आपने क्या करना है सर, ये मेगा हर्ट्स में है, गामा वाला जो है वो किस में जाता है, 10⁻27 हर्ट्स तक चला जाता है। मतलब कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट है, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है सर वो क्या है, लोएस्ट है। इनकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, लोएस्ट है। इस तरीके से काम करना है। अगला जो काम है वो आपने अब क्या करना है, इनकी फ्रीक्वेंसी अगर हाईएस्ट है तो वेवलेंथ जो है वो क्या रहेगी, इनकी वेवलेंथ जो है वो क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी, और इनकी वेवलेंथ जो है सर वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब अगला अगर नंबर मैं लेता हूं तो अगली जो चीज है, माइक्रोवेव जो है, ये जो वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻² मीटर, ये आंसर कितना दे रखा है, 10⁻²। ये किसके ऑर्डर में जाती है, माइक्रोवेव। और इनका आपने क्या बताना है, यूज बताना है। बताओ माइक्रोवेव के यूज क्या होते हैं। माइक्रोवेव ओवन में यूज करा जाता है, और कहाँ यूज करा जाता है, रडार सिस्टम में यूज करते हैं, एरोस्पेस एप्लीकेशन में यूज करते हैं। तो इनके यूजेस तो आपने देखो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो आपको दिखा रखा है। सारे बच्चे ध्यान से समझते हुए चलें, कहीं कोई दिक्कत आती है पूछें। राइट द फॉलोइंग रेडिएशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ये जो ऑर्डर होता है ये क्या है, गाड़ी, XUV, IM राइडर, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, गामा की। चलो इनको सीक्वेंस वाइज जो है वो लगाते हैं, आवाज ना करें बेटे। एक्सरेज दे रखी हैं तो सबसे ज्यादा जो है एक्सरे की सबसे ज्यादा होगी, टॉप पे होगी। ठीक है, माइक्रोवेव जो है वो यहाँ दिखा रखी है, यूवी दिखा रखी है, और रेडियो दिखा रखी है, ये दे रखी है। तो ये सेकंड नंबर पे, और ये थर्ड नंबर पे, और ये किस पे, फोर्थ नंबर पे, ऐसे करके नाम होगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे कम वाली पहले, तो सबसे कम रेडियो की, फिर किसकी, माइक्रोवेव की, फिर किसकी, विजिबल की, और फिर किसकी, विजिबल भी कहा है, अल्ट्रावायलेट कहा था। सेकंड नंबर जो है वो किसका है, अल्ट्रावायलेट का। और अगला जो नंबर है सर वो किसका हो जाएगा, एक्सरेज का। ऐसे करके काम करके देना है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, एक चीज याद कर लो, वेवलेंथ अपने आप याद हो जाएगी। आपको काम किसका करना है, गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो इनमें, इन चारों में बताओ किसकी होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, एक्सरे, फिर जो है वो अल्ट्रावायलेट है, माइक्रोवेव है, और कौन सी है, रेडियो वेव। तो रेडियो की सबसे कम, असेंडिंग का मतलब सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इस तरीके से काम जो है ना वो करना होता है। ये चीजें जो है वो आपने चलाई। अगला जो क्वेश्चन है, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेवलेंथ इज इन द रेंज ऑफ 10⁻²। अभी तो डिस्कस करा 10⁻² जो है वो किसका होता है, माइक्रोवेव। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहा होगा, तभी ये बार बार यहाँ पे भी रिपीट जो है ना वो आ रहा है। 10⁻² का मतलब माइक्रोवेव, और उसका यूज जो है वो आपको पता है। ठीक है, नेम द EM वेव विच इज यूज फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है वो बतानी है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉलिड को देखने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, एक्सरेज का इस्तेमाल होता है। किसका होता है, एक्सरेज। एक्सरे डाइफ्रेक्शन होता है, आगे आने वाले टाइम में पढ़ोगे। तो एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जानने के लिए, और इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है वो आपने बतानी है। तो एक्सरेज जो है वो कहाँ है, अच्छा रेंज जो है ना वो थोड़ी सी प्लस माइनस में चल सकती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने में
एक्स रेज का इस्तेमाल होता है, और एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो आपको याद होनी चाहिए। ये आपका होमवर्क है कि एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी जो है वो किस में रेंज में रहेगी, ये आपने याद कर लेना है। अगला सवाल देखो, सनलाइट ऑफ ओजोन लेयर नाम आते ही तो आपको पता ही है, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। विच पार्ट ऑफ, ये एक एक नंबर में सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं कि ओजोन लेयर जो है वो कौन से पैटर्न जो है, कौन सी लेयर को जो है वो एब्जॉर्ब करती है, तो उसका नाम क्या हो गया? नेम द पार्ट ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम हुज वेवलेंथ इज 10 की पावर -10, गिव इट्स वन यूज। ठीक है, 10 की पावर -10 वाला जो है वो बताना है। सुनो ध्यान से, कि आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसकी वेवलेंथ जो है 10 की पावर -10, देखो 10 की पावर -2 नीचे थी, तो -10 जाएंगे तो ऊपर की तरफ जा रही है, और -10 जो है वो लगभग किसकी होती है? एक्स रेज की होती है। किसकी होती है सर? एक्स रेज की। इनके यूज बताने, अभी बताया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जानने में। एक्सरे जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो मेडिकल डायग्नोसिस पर्पज में है ना, तो मेडिकल जो कोई फ्रैक्चर वगैरह है तो मेडिकल डायग्नोसिस पर्पज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलो यहाँ पे इसने वेवलेंथ दे ही दी है, तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल के देख लो कि वेवलेंथ कितनी है, 10 की पावर -10। आपको क्या पता है, लैम्डा इंटू न्यू किसके बराबर होता है? बी के, सी के। तो अगर मुझे क्या बताना है, न्यू बताना है, तो सी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? लैम्डा। ये कितना था? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना है? 10 की पावर -10। किस ऑर्डर में होती है? लगभग 10 की पावर 18 हर्ट्ज के ऑर्डर में रहेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी बता दी क्योंकि एक्सरे का सवाल बार बार आ रहा है। मेडिकल डायग्नोसिस पर्पज में इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वेवलेंथ का ऑर्डर 10 की पावर -10 है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो किस ऑर्डर में होती है? 10 की पावर 18 हर्ट्ज के ऑर्डर में होती है। ठीक है, इस तरीके से काम आपने कर लिया। अगला जो सवाल है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? गामा की। तो गामा का जो है आंसर ये जो है वो किसकी रहेगी? गामा। लेकिन पूछा गामा का नहीं पूछ रखा, इसमें पूछा है माइक्रोवेव, एक्सरेज वगैरह में, इसमें। तो गामा के बाद नंबर किसका आएगा? एक्सरेज का। किसका नंबर आएगा? एक्सरे। और एक्सरे के बारे में बात करूं तो 10 की पावर कितना होता है? -10। माइक्रोवेव की बात करी थी अभी स्टार्टिंग में, 10 की पावर -2। अल्ट्रावायलेट किस रीजन में जाएगा? अल्ट्रावायलेट की वैल्यू जो है वो कहाँ जा रही होगी? इसकी वैल्यू जो है वो लगभग 10 की पावर -8 के ऑर्डर में होगी। कितने में होगी? 10 की पावर -8 के ऑर्डर में होगी। ठीक है, चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है? ठीक है, आपको क्या पता है? डिसेंडिंग सबसे ज्यादा के हिसाब से चलना है, तो गाड़ी XUVIM राइडर। तो सबसे ज्यादा किसकी? रेडियो की। क्या रेडियो नाम है? तो सबसे ज्यादा जो है वो किसकी है? रेडियो की है। फिर जो नाम है वो क्या दे रखा है? इंफ्रारेड है, तो इंफ्रारेड दूसरे नंबर पे आ गया। विजिबल का मतलब ब्लू है, ब्लू जो है वो किस नंबर पे आ जाएगा? तीसरे पे। और एक्स जो है वो कहाँ आ जाएगा? लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है? गामा की। इस तरीके से काम करा तो काम जो वो क्या हो जाएगा सर? डिसेंडिंग। तो सबसे ज्यादा ये वाला काम जो वो आपने करा। अगला जो काम है वो क्या हो जाएगा आपके पास? इंफ्रारेड का आ जाएगा। अगला जो नाम है वो किसका आ जाएगा? ब्लू का आ जाएगा। और फिर नंबर जो है वो किसका आ जाएगा? एक्स का। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। डन है ये बात? तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखें। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम अलोंग एक्स डायरेक्शन, बट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये स्टार्टिंग में बिल्कुल पहले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपेगेशन आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि अगर हम बात करें कि इस डायरेक्शन में कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डायरेक्शन में कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जेड। इससे क्या मतलब है? वाई। और अगर मैं चल रहा हूं, मैं कहां चल रहा हूं? एक्स में, तो मैं क्या हूं? ई में। ये तीनों आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। तो वेव जो है वो कहां चल रही है? एक्स में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कहां होगा? वाई में। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सर वो कहां जाना चाहिए? जेड में जाना चाहिए। इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है। ये चीजें जो है वो आपको पता हो कि ये तीनों म्यूचुअली कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, और उसके अनुसार काम करना है। माइक्रोवेव को रडार सिस्टम में इस्तेमाल करा जाता है। क्यों करा जाता है, ये जो है वो आपका सवाल है। ठीक है, वाई माइक्रोवेव जो है एयरक्राफ्ट नेविगेशन में इस्तेमाल करी जाती हैं। तो माइक्रोवेव्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो माइक्रोवेव्स जो होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है? कम होती है। ठीक है, और ये जो है हमारे जो एटमोस्फेयर का जो लेवल है, ठीक है, वहां से क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। और वहां से रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो मतलब कि एयरक्राफ्ट जहां तक उड़ते हैं वहां तक ये जाती हैं, और वहां से क्या हो जाती हैं? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इस वजह से ये वहां के लिए क्या है? सुटेबल है, रेडार सिस्टम के लिए सुटेबल जो है ना वो कही गई है। ठीक है, इस तरीके से काम करना है।
इस तरीके के ही क्वेश्चन आएंगे। इन विच डायरेक्शन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, अभी बताया ही है कि वेव एक्स एक्सिस में है तो ये वाई और जेड की तरफ जो है वो चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमेशा ये तीनों कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, हाउ डज अ चार्ज क्यू ओसिलेटिंग एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस ईएम वेव, कैच स्कीमेटिक डायग्राम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इसका डायग्राम जो है वो बना के देना था, और ये डायग्राम जो है एक वेव के प्रोपेगेशन के लिए हमने समझ रखा है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना होता है, अगर आपको याद है तो, ये चीजें जो है सर वो हमने क्या करनी है। इस डायरेक्शन में हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ऐसे करके बनाया भी था बेटे ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वाई डायरेक्शन में, ऐसे करके आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बनाया है। नेक्स्ट जो काम है, ये जो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे ही अगर मैं बनाऊं तो अब किसको बनाना है मुझे, मैग्नेटिक फील्ड को बनाना है। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को बनाता हूं यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में इस तरीके से किसको बना लिया, मैग्नेटिक फील्ड को। ये जो है ये जेड डायरेक्शन में है, और जेड डायरेक्शन में सर किसको बनाया गया है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को। इन पे परपेंडिकुलर जो है ना ये दिखाना है आप। जेड डायरेक्शन में जो है वो किसको बनाना है, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है ना उसको आपने रिप्रेजेंट, ठीक है। और ये जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो दिखा दिया। तो ये जो है ये क्या हमारे पास ई वेक्टर है, ये जो है ये क्या है, बी वेक्टर है, और ये एक्स डायरेक्शन में क्या जा रही है, ईएम वेव। ये बात जो है ना पता हो बेटा, ये सवाल जो है वो पूछा जाता है आपसे, ठीक है। कि इस तरीके से ये ब्लैक वाला जो है वो वाई में बनाया है, तो ये पिंक वाला कलर बनाया है वो कहाँ बनाया है, जेड में। तो वेव जो है वो कहाँ जा रही है, एक्स में। बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि हाउ डू अ वेव ट्रेवल, तो ये सवाल भी जो है वो अच्छा क्वेश्चन जो है ना वो आपके पास है, ठीक है। अगला जो काम है वो आपको क्या कह रखा है कि इसमें इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लो, एक लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है ना काम जो है वो खत्म हो जाएगा। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है कि एक कैपेसिटर को डीसी सोर्स से जो है ना वो आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या कह रखा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड बाय अ टाइम वेरिंग करंट, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई एम्पियर सर्किटल लो इज जनरलाइज्ड इन टू इनकॉर्पोरेट द इफेक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। आपने जो वो क्या करा, जब एक कैपेसिटर जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज जब होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। पहले अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो काम है वो क्या करना है आपने, यहाँ पे लूप दिखा देंगे C1, और इसके अंदर लूप क्या दिखा देंगे C2। और अगर मैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लो लिखूं, तो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लो अगर इसको हम लिखते हैं तो सर हमने क्या पढ़ रखा है, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लो जो है वो आपको क्या कहता है कि बीडीएल है, और बीडीएल किसके बराबर है, म्यू नोट इनटू में आई प्लस कितना है आईडी। अगर एम्पियर सर्किटल लो लिखें, एम्पियर सर्किटल लो में तो कितना लिखा जाता है खाली कि बीडीएल बराबर है म्यू नोट इनटू आई के। लेकिन अगर मॉडिफाइड फॉर्म है तो मॉडिफाइड फॉर्म में किसके, आईडी जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसको और ऐड कर देते हैं। और आपको पता है कि अगर हम C1 लूप के लिए बात करें फॉर C1, तो यहां तक कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता, तो आईडी की वैल्यू जो है वो कितनी रहती है, 0, ठीक है। तो बीडीएल की अगर मैं बात करूं तो बीडीएल जो वो किसके बराबर हो गया, आईडी की वैल्यू 0 है तो म्यू नोट इंटू आई और प्लस आईडी की जगह कितना है 0, तो ये आंसर तो कितना ही रह जाएगा, म्यू नोट इंटू आई के बराबर रह जाएगा। इस तरीके से काम करना है। लेकिन अगर मैं कहाँ चला जाऊं, C2 लूप में चला जाऊं, फॉर C2 लूप, C2 में करंट जो है वो तो कितना हो जाएगा 0, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट अराइज करेगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट अराइज करेगा तो ये पहले वाले आई के बराबर जाए, ठीक है। तो अब जो बीडीएल लिखना है C2 वाले लूप के लिए, तो बीडीएल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नोट इनटू में आई तो 0 हो गया प्लस आईडी, आईडी वाली वैल्यू तो ये वाली वैल्यू तो कितनी होगी 0, आईडी की जगह लिखता हूं तो आईडी की जगह क्या लिखा जाएगा, म्यू नोट इनटू आई। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। ये आईडी की जगह तो 0 हो गया था, तो अब दोनों जगह रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम। तो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लो जो है इस सब को क्या कर पा रहा है, टैकल कर पा रहा है, ठीक है। इतना काम जो है वो आपने समझना है, इतने काम को देख लो, कोई दिक्कत आ रही है पूछ लो, ठीक है। तो 4 यूनिट्स जो है वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कर रहे होंगे, उसके बाद जो है फिर अगले वाला काम कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो इसको पूछ लो, लेकिन कर लो इतने काम को बेटा।